नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोत्रा एंड लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन लास्ट वीडियो के अंदर राजस्थान अध्ययन की बातचीत कर रहे थे, जिसके संदर्भ में अपनी एक वीडियो हो चुकी है। आज अपनी राजस्थान अध्ययन क्लास 9 यानी कक्षा 9 की दूसरी क्लास है, पहले पार्ट की। तो जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी और मेरे साथी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको पहला पार्ट भी देखना चाहिए। आज दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट आपने अभी नहीं देखा है तो अभी इसी वीडियो के अबाउट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल के ऊपर जा करके प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहां पे क्लास 9 राजस्थान अध्ययन करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां उसके ऊपर क्लिक करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 9 के विद्यार्थी है उनके लिए ये थंबनेल कि भाई 1857 की क्रांति का आज दूसरा अध्याय मतलब दूसरा पार्ट है। और जो मेरे साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं उनके लिए ये थंबनेल कि भाई साहब आपके संपूर्ण व्याख्या वाले अध्याय के अंदर आज अपन दूसरी पार्ट की बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करूंगा कि कल कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेगी, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो कल अपन ने देखा था कि मराठों का प्रभाव कैसे बढ़ा। तो ज्यों ही मुगल खत्म हुए तो राजस्थान में मराठाओं की शक्तियां बढ़ने लगी और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार शुरू करना किया। तो अपन ने ये चीज़ें देखी थी। उसके साथ साथ अपन ये भी देख चुके कि भाई साहब मराठा जो है वो दक्षिण भारत के अंदर काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। अपन ने देखा था कि दक्षिण भारत में मराठाओं ने काफ़ी शक्तिशाली विस्तार किया था अपना। और मराठों ने राजस्थान में आक्रमण करने के लिए या राजस्थान से लूट मचाने के लिए पहले गुजरात और मालवा पे कब्जा किया, जिससे कि वो राजस्थान में आसानी पूर्वक प्रवेश कर सके। यानी यहाँ तो मराठा थे, इन मराठों ने सबसे पहले मालवा और गुजरात, ताकि राजस्थान में प्रवेश आसानी से कर सके। बात है 1711 ईस्वी यानी मई 1711 में। यहाँ आपके मंदसौर पड़ता है, इस मंदसौर से मेवाड़ का जो निकट का क्षेत्र है वहां से मराठों ने धन एकत्रित किया था। तो धन एकत्रित किया तो उदयपुर के राजा, यानी यहाँ पे उदयपुर, यहाँ जयपुर और यहाँ पे ये दिल्ली। तो उदयपुर के राजा संग्राम सिंह, जयपुर के राजा जय सिंह और दिल्ली के राजा या मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह, इन तीनों ने मिलकर के मराठा समस्या पर सॉरी बातचीत की। लेकिन इस बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला और उसके बाद 1724 के आसपास मराठों के आक्रमण है वो और बढ़ने लग गए। एंडिंग पॉइंट बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अप्रैल 1734 के अंदर बूंदी से ब याद रखना, बूंदी से बुद्ध सिंह और बूंदी का राजा बुद्ध सिंह क्या करता है, दलेल सिंह को वहां से हटाने के लिए मराठों के पास जाता है। पूरी कहानी सुना करके राजस्थान के अंदर मराठों को एंट्री करवा देता है 1734 के अंदर। अब अप्रैल 1734 के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के अंदर मराठा जो है वो शक्तिशाली बन जाते हैं। 1735 के अंदर बात करें तो मराठाओं ने जो मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा के ऊपर पूर्ण अधिकार कर लिया था, पूर्ण कब्जा हो गया था या पूर्ण अधिकार उनका हो गया था। ठीक है। उसके बाद में अगर 1732 की बात करें, मतलब 1735 से 1732 में एक डेट ये याद रखनी है कि जो जयसिंह है, जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। मालवा की सूबेदारी के अंदर जयसिंह को मराठों के द्वारा घेर लिया गया। जयसिंह ने हार स्वीकार की और उस हार के अंदर यानी 28 परगणे यानी 28 जो क्षेत्र थे जयसिंह के, वो मराठों को देने पड़े। फिर 1761 से 1791 तक मराठा धुआंधार पल्लेबाजी करते हैं राजस्थान के अंदर, लूट खसोट जितनी भी करनी थी उन्होंने की। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया, यानी मार्च 1749 के अंदर ईरान का जो शासक है नादिर शाह, ईरान का जो शासक है उसका नाम है नादिर शाह, ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। कब? मार्च 1739, ध्यान रखना, मार्च 1739 के अंदर। पिछले वीडियो में अगर मैंने 1749 बोल दिया तो आप इसको सॉल्यूशन करना अपने स्तर पर सही कर लेना। तो मार्च 1739 के अंदर क्या किया गया, नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और यहाँ मराठों ने राजस्थान के राजपूतों को एकत्रित करने का संदेश दिया। बट आपसी वैमनस्य या फिर दिल्ली में सही तरीके का गठबंधन नहीं होने के कारण
यहाँ के कोई भी राजा सफल तरीके से एकत्रित नहीं हुआ, संगठित नहीं हुआ, और परिणामतः ये जो प्रयास जो मराठों का था ये असफल रहा। फिर पेशवा साहू जो है उन्होंने बाजीराव को आदेश दिया कि आप राजस्थान के अंदर जाओ, चौथ और सरदेश मुखी जो कर है वो वसूलो। तो मराठा जहां वंशानुगत दावा करते थे उस भूमि के ऊपर की, यानी ये जमीन हमारी है, वहां से चौथ कर वसूला जाता था। और मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जो क्षेत्र मराठों को टैक्स देते थे उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सारी चीजें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट याद कर ली होगी। नहीं याद की है तो आप पुनः इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके पास में उपलब्ध रहेंगे। जो एनसीईआरटी सॉरी जो स्कूल के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को थोड़ी और तरीके से समझे। जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथी हैं वो चीज़ें आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तब बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पीडीएफ ओपन करके फिर क्लास चला करके भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठाओं ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित किए जाने के प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय सख्ती से मराठों को निकालने यानी राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा का जो क्षेत्र है वहां पे उन्हें एकत्रित होना था। किसी राजा के शत्रु को वह अपने राज्य में आश्रय या शरण नहीं देंगे, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों के आपसी द्वेष, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशाली नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेना ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयपुर ने मराठों और मुगलों सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, यानी जयसिंह, जयपुर का जो जयसिंह है उसने मराठा और मुगलों का समझौता करवाना चाहा, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है। और पेशवा राजस्थान की यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। अब राजपूत जो है वो मराठों के करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के दुर्सहाय की संधि, अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख के रुपए वो प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मेवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों से चौथ वसूल की। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। यहां तक चीजें पढ़ ली बेटा, आगे आ जाओ नोट्स के अंदर। चलो, नादिर शाह का हो गया, चौथ का हो गया, अब आगे देखते हैं। अब बढ़ते राजस्थान के अंदर जो इसके प्रयास प्रभाव जो बढ़ रहे थे मराठों के, इस मराठों के प्रभाव को कम करने के लिए राजस्थान के अंदर जयसिंह बदला लेना चाहता था। अब आपको पता होगा जयसिंह बदला क्यों लेना चाहता था, कि 1732 के अंदर जयसिंह की पुंगी बजाई थी मराठों ने मिलकर के। तो राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप जयसिंह बढ़ने से जयसिंह तथा अन्य जो राजपूत राजा थे उनकी आंखें खुल गई कि भाई साहब अब क्या करें, मराठों को यहां से भगाना चाहिए। तो मराठों को मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। तो राजपूतों को लगा कि भाई मराठा जो है वो आक्रमण करके धन लूटते हैं, तो अपन धन देते हैं तो क्या पता वो राजस्थान छोड़ के चले जाए। तो इन्होंने धन दिया, लेकिन धन देने के बाद में भी मराठों ने मालवा को खाली नहीं किया, तो पुनः राजपूत संगठित होने का प्रयास करते हैं। अब धन की बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। तो इधर मैं समझाने का प्रयास करूं आपको। ओके, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, या फिर यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर नीचे ले लेते हैं।
ओके, अब यहां मैं एक टॉपिक डाल देता हूं कि मराठों को राजस्थान से निकालने की प्लानिंग। ओके, मराठाओं को राजस्थान से निकालने के प्रयास, निकालने के प्रयास। अब राजस्थान से मराठों को निकालने का प्रयास जो है वो कौन करेगा? तो यहां पे ध्यान रखना, प्रयास करने पे एक नंबर पे बात करें तो जय सिंह करेगा। जय सिंह करेगा। जय सिंह क्यों करेगा? क्योंकि जय सिंह को 1732 वाला बदला लेना है। 28 परगने वो गए थे ना जय सिंह के, बंदी बना करके। एक तो जय सिंह करेगा, प्लस जय सिंह क्या करेगा, जो राजपूत राजा है, राजपूत राजा है, इनको करेगा संगठित। अब राजपूत राजा संगठित हुए और इन्होंने क्या किया, इन सब ने मिलकर के पैसा दिया, किनको दिया, धन, यानी धन या पैसा दिया किनको, मराठाओं को। मराठाओं को पैसा दिया, क्यों दिया, कि भाई साहब जो मराठा है वो आपका जो मालवा है इसको छोड़ करके चले जाए, मालवा है इसको क्या करे, छोड़ दे। लेकिन पैसा देने के बाद में भी मराठाओं ने इस मालवा को छोड़ा नहीं। तो जयसिंह के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया, भाई साहब अपन एक काम करें कि धन की वजह से तो ये निकले नहीं, तो अपन क्या करें, शक्ति की वजह से इसको निकालने का प्रयास करें। मराठाओं को धन की वजह से तो निकले नहीं, पैसे तो दे दिए, अब ये प्रयास करेगा शक्ति की प्रदर्शन, यानी अपन सब लोग एकत्रित हुए, युद्ध लड़े और मराठों को यहां से भगाए। तो आगे देखें, चलो। अब अतः जुलाई 1734, जुलाई 1734 में जयपुर जोधपुर, देखो जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा किशनगढ़ नागौर बीकानेर के शासक मेवाड़ के हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। मेवाड़ के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है हुरडा, उस हुरडा नामक क्षेत्र पर एकत्रित हुए। कहां के शासक, जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा किशनगढ़ नागौर बीकानेर, और ये शासक हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब जुलाई में शुरू हुए थे एकत्रित होना, एक आया दो आया ऐसे आना शुरू हुए, और 17 जुलाई 1734 में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, और जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासक विपत्ति में सहयोग पत्र देंगे। ठीक है ना, इसको कहा जाता हुरडा सम्मेलन भी कहा जाता। ठीक है, और वर्षा ऋतु के बाद मराठों को विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रामपुरा में इन्हें एकत्रित होना था, और किसी राजा को अपने राज्य में या आश्रय या शरण नहीं देंगे। परंतु इस सम्मेलन का वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासतों के राजा आपसी द्वेष, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा, और रियासतों के स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के उत्तरदायी कारण बने। इधर आ जाते, यहां पे मैं एक नया टॉपिक डालूंगा, हुरडा सम्मेलन। कैसा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन। कैसे सम्मेलन की बात करें, हुरडा सम्मेलन की बात करें। अब हुआ क्यों हुरडा सम्मेलन, राजस्थान से मराठों को भगाने के लिए। कौन कर रहा है, जय सिंह प्लस राजपूत कर रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने पैसे दिए तो मराठा गए नहीं मालवा छोड़ करके, तो अब इन्होंने शक्ति प्रदर्शन के लिए हुरडा सम्मेलन करना शुरू किया। तो बात है जुलाई, हुरडा सम्मेलन के लिए अपन डाल देते हैं भाई, बात शुरू होती है जुलाई में। कब शुरू होती है, जुलाई 1734 की। जुलाई 1734 में सबको धीरे धीरे इन्फॉर्म किया गया कि भाई साहब आप लोग यहाँ पे आइए, अपन एक आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करके हुरडा सम्मेलन करेंगे। तो कहाँ कहाँ के राजा आते हैं, राजा आते हैं जयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा किशनगढ़ नागौर बीकानेर, किशनगढ़ नागौर और बीकानेर। ठीक है,
अब ये सारे के सारे राजा आ जाते कहाँ के, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के सारे जो राजा है वो एकत्रित होके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे आ जाते हैं, ये लोग आ जाते हैं आपके हुरडा नामक स्थान पर। कहाँ आ जाते हैं, हुरडा नामक स्थान पर, वर्तमान जो भीलवाड़ा में पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हुरडा, हुरडा। और ये इनकी एकत्रित होने की जो डेट है वो है 17 जुलाई 1737। कौन सी डेट है, 17 जुलाई 1734। हुरडा में एकत्रित होते हैं, हुरडा सम्मेलन करता है। और हुरडा की बात करें तो हुरडा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, वर्तमान में ये भीलवाड़ा में, वर्तमान भीलवाड़ा में। समझो वापस, देखो मैं चीज़ें इधर आप देखते होंगे कि सर बहुत बोरिंग हो जाता है, इधर लिखना उधर पढ़ना, फिर बुक में पढ़ना, फिर नोट्स पढ़ना इधर। देखो चीज़ें हैं, जितनी बार अपन लिख के पढ़ेंगे ना, जितनी बार दिमाग में सेट रहेगी। आप यकीन मानिए, एक बार आप बुक्स में पढ़ो, दोबारा आप उसके अंदर पढ़ो, फिर इसके अंदर पढ़ो, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग के अंदर सेव हो जाती है और अपन बहुत ही अच्छी तरीके से वापस याद कर सकते हैं। और मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो यही कहना चाहूँगा कि आप प्रिंट निकालने के बाद में, पीडीएफ निकालने के बाद में भी एक बार इन क्लास को जरूर देखें, आपकी चीज़ें दिमाग के अंदर सेव हो जाएगी। तो अपन बात कर रहे हैं हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ, राजस्थान के अंदर से मराठाओं को निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन किया गया। पहले जय सिंह ने और राजपूतों ने मिलकर के पैसे यानी धन दौलत दी मराठाओं को कि आप मालवा छोड़कर चले जाएं, लेकिन मालवा छोड़ के गए नहीं। तो जय सिंह ने प्लान किया कि क्यों ना इनको सख्ती के द्वारा निकाला जाए, युद्ध करके निकाला जाए। तो हुरडा सम्मेलन शुरू हुआ जुलाई 1734 में। सब राजाओं को मैसेज किया भाई, तो आने में वक्त लगता है, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ और नागौर, बीकानेर के राजा सब आए। हुरडा नामक स्थान जो वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ते हैं, सब एकत्रित हुए 17 जुलाई 1734 में। तब इसमें शर्तें क्या रखी गई, हुरडा सम्मेलन की शर्त क्या क्या रखी गई, तो इसकी शर्तों की बात करें, शर्तें क्या रखी गई। फर्स्ट शर्त ये रखी गई कि विपत्ति के समय सब राजा अपना आपस में सहयोग करेंगे। राजस्थान के सभी राजा, सभी राजा विपत्ति के समय यानी कोई भी मुसीबत के समय, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय आपस में सहयोग करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे। विपत्ति के समय आपस में सहयोग करेंगे यानी सहयोग करने का वादा किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अपन, इसने कहा कि वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं के विरुद्ध रामपुरा में एकत्र होंगे, विरुद्ध रामपुरा में एकत्र होंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि वर्षा ऋतु के बाद जो है वो अपन मराठों के विरुद्ध रामपुरा में एकत्र होंगे। और रामपुरा जो क्षेत्र है लगभग यूपी के आसपास और राजस्थान के जो ये जो क्षेत्र है यूपी के किनारे उनके निकट वाला क्षेत्र था, ठीक है, जयपुर के आसपास इधर। तो जुलाई का महीना था, 17 जुलाई 1734, तो लगभग बारिश का टाइमिंग था। तो उन्होंने कहा कि जैसी बारिश कंप्लीट हो जाएगी तो अपन रामपुरा में इन मराठों के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी इन्होंने कहा कि किसी भी दूसरे राजा के जो मतलब राजा के शत्रु को अपन शरण नहीं देंगे। किसी भी राजा के, किसी भी राजा के जो शत्रु है, किसी भी राजा के शत्रु यानी दुश्मन, किसी भी राजा के शत्रु को अपन जो है, शत्रु को अपने राज्य में, अपने राज्य में शरण नहीं देंगे यानी उड़तो तीर अपने नहीं लेना। भाई कहने का मतलब इनका ये था कि जो उड़ता तीर है वो अपने नहीं लेना, उसका दुश्मन है वो जाने। क्योंकि अपने वाले राजाओं ने उड़ते तीर बहुत ले लिए तो उड़ता तीर अपने को
नहीं लेना है। ये इन्होंने 3 डिसीजन लिए मोटे मोटी, लेकिन ये जो है वो असफल रहा। अब है हुरडा समल के हुरडा हुरडा सम्मेलन जो है वो असफल रहा। हुरडा सम्मेलन के असफलता के कारण, असफलता के कारण, यानी जो हुरडा सम्मेलन है इसके असफलता के कारण, यानी ये असफल रहा। इसका असफलता के कारण क्या है? असफलता का कारण यह रहा कि रियासतों के शासकों का आपसी द्वेष दो था। रियासतों के शासकों शासकों का आपसी द्वेष, यानी एक दूसरे का दुश्मन बेटा, आपसी द्वेष, आपसी द्वेष की भावना। ठीक है। दूसरा जो मेन था वो था क्रियाशील नेतृत्व का अभाव। क्रियाशील यानी सही ढंग से नेतृत्व नहीं हुआ, क्रियाशील नेतृत्व यानी अच्छी तरीके से मोटिवेशन नहीं मिला, क्रियाशील नेतृत्व का अभाव, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्रियाशील नेतृत्व का अभाव। और तीसरा जो कारण था वो कारण था स्वार्थी नीतियां। कौन सी नीतियां? स्वार्थी नीतियां। लोगों ने क्या किया? अपना अपना स्वार्थ देखा और इस तरीके से कार्य किया, तो स्वार्थी नीतियां। तो वापस समझो उल्टा समझ लो, क्योंकि टाइम बहुत है, चीजें अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो हुरडा सम्मेलन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक हुरडा वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता, वहां पे एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ। उसके अंदर 3 मुख्य रूप से मोटी शर्तें रखी गई। पहली कि राजस्थान के सभी राजा विपत्ति के समय एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी के वर्षा ऋतु के बाद हम सभी लोग रामपुरा में एकत्रित होंगे। तीसरी कि किसी भी राजा के शत्रु को अपना अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। और हुरडा सम्मेलन हुआ यह कि असफल रहा। इसके पीछे कारण यह है कि रियासतों के जो शासक थे उनके अंदर आपसी द्वेष था, क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा, और तीसरा जो था स्वार्थी नीतियां जो थी वो एक मुख्य रूप से कारण बनी। नेक्स्ट देखते हैं। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का एक बार पुनः प्रयास किया, लेकिन कोई सफल प्रयास नहीं मिला। पेशवा अक्टूबर 1735 के अंदर उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। फिर वो जयपुर आया। जयसिंह ने मराठ और मुगल सम्राटों का समझौता करवाना चाहा, लेकिन ये असफल रहा। और पेशवा की राजस्थान की यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत भी मराठों के करदाता बन गए। आगे 1738 में सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए हुई दुरसाय की बहुत अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अंदर मराठों को मालवा की सूबेदारी मिली और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों से चौथ वसूली, और 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को हराया। इतनी चीजें याद देख ली, अब लिख लिख के समझते हैं। ओके, अब ये चीजें होगी। उसके बाद में मेन चीजें अगर अपने को देखनी है तो एक पॉइंट और देखते हैं कि ये चीज होने के बाद में हुरडा सम्मेलन असफल रहने के बाद में क्या हुआ? 1735 में राजपूत प्लस मुगल मुगलों ने मराठों के साथ असफल प्रयास किया। मराठों के साथ असफल प्रयास किया, यानी युद्ध तो लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए यानी हार गए। उसके बाद में अगर बात करें, ये जो अपना दक्षिण के अंदर जो इस तरीके से भारत है, तो इनका जो मराठों का जो पेशवा था वो उत्तर भारत की यात्रा निकला। उत्तर भारत की यात्रा में कब निकला? उत्तर भारत की यात्रा पर वो निकला कब? उत्तर भारत की यात्रा पर निकला था 1735 के अंदर। ठीक है। पेशवा अक्टूबर, यानी पेशवा जो था, ये पेशवा अक्टूबर 1735 के अंदर उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। 1735 में उत्तर भारत की यात्रा में निकला। उत्तर भारत की यात्रा से ये वापस आ रहा था, तो राजस्थान से होते हुए इधर वापस आया। तो इसका क्या मामला सेटिंग बैठा इधर, वो देखते हैं। OCT अक्टूबर 1735
पेशवा उत्तर भारत की यात्रा निकला, उत्तर भारत की यात्रा पर निकला, उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। तो उत्तर भारत की यात्रा पर निकला तो वापस आते वक्त तो ये जयपुर से होके निकला था, फिर वो जयपुर आया, तो उत्तर भारत की यात्रा में गया तो ये जयपुर आया था। जयपुर आया तो जयपुर के जयसिंह ने मराठों से संधि करवाने की कोशिश की, मराठों से संधि कराने की कोशिश की कि भाई मराठों से संधि हो जाए तो मामला सेट हो जाए। मराठों से संधि का प्रयास किया, किसके साथ? पेशवा के साथ। लेकिन परिणाम क्या रहा? ऐसा पर अब पेशवा भाई साहब यहां से होते हुए वापस आपके उत्तर भारत में आ गया। अब पेशवा के राजस्थान में आने का परिणाम क्या रहा? अब पेशवा राजस्थान में आया, उसका परिणाम तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि पेशवा के राजस्थान में आने के परिणाम, राजस्थान में आने के परिणाम, परिणाम मेन मोटा परिणाम ये रहा कि मुगलों के साथ साथ राजपूत भी राजस्थान में करदाता बढ़ गए। परिणाम, मोटा परिणाम ये रहा कि मुगलों के साथ साथ राजपूत भी मराठों के करदाता बढ़ गए। हुआ ये कि इन्होंने कोशिश की थी, ट्राई किया था कि भाई साहब अपन संधि कर लेते हैं, संधि करके मामला सेट हो जाएगा, लेकिन जयसिंह का दाव उल्टा पड़ गया। मुगलों से संधि हुई नहीं थी तो फिर दिमाग खराब, पेशवा का दिमाग खराब, तो पेशवा ने क्या किया, यहां से सिस्टम तोड़ दिया और मुगलों के साथ साथ राजपूत भी मराठों के साथ में करदाता बन गए और इन्होंने ये वापस अपने स्थान पर आ गए। अब इसके बाद में हुई थी दुर्रा साहे की संधि। एक संधि देखते हैं जिस संधि का नाम है, दिल्ली के साथ में हुई थी, दुर्रा राय, दुरहसराय की संधि। दुरसराय की जो संधि है वो अपने होती है कहां? ये होती है मुगल तथा मराठों के बीच में, मुगल प्लस मराठा। किस क्षेत्र को लेके होती है? तो मालवा को लेके होती है। किस क्षेत्र को लेके होती है? मालवा को लेकर होती है। और कब होती है? तो इसकी जो डेट है वो है 1738। कब होती है? 1738। मुगल प्लस मराठा मालवा को लेकर के करते हैं। और होता यह है कि इसके अंदर मालवा की जो सूबेदारी है, परिणाम क्या निकला? मालवा की सूबेदारी किसको मिली? मालवा की सूबेदारी, सूबेदारी का मतलब है वहां का पूरा कार्यकर्ता, सूबेदारी किसको मिली? मराठा को, मराठा को मिली। दूसरी बात, मराठों को 50 लाख रुपए मिले, 50 लाख रुपए किसको मिले? मराठों को। तो ये दो बड़े फायदे हुए दुर्राय की संधि के अंदर। किनको? मराठों को। भाई साहब एक तो इनको पैसे मिल गए, दूसरा मालवा की सूबेदारी मिल गई। ये अपन ने देखी थी यहाँ पे दुर्सराय की अपमानजनक संधि। उसके बाद में बात करें 1742। 1742 आते आते मराठा जो है वो अपने मारवाड़ में एंट्री करते हैं, मारवाड़ में प्रवेश। अब मारवाड़ के क्षेत्र कौन कौन से? मारवाड़ के क्षेत्र आपके बात करें, सोजत, रायपुर, जैतारण, सोजत पाली, सोजत, सोजत के पास में अगर बात करें रायपुर, राय और जैतारण। यहां से इन्होंने क्या वसूला? चौथ, चौथ वसूला।
मराठाओं ने 1742 के अंदर मारवाड़ में प्रवेश किया और सोजत और जैतन और यहां से उन्होंने 1742 के अंदर तोहत वसूली। उसके बाद में ध्यान रखना तुंगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तुंगा नामक स्थान, तुंगा नामक जो स्थान है वो आपकी वर्तमान जयपुर में पड़ता है। तुंगा जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। इस तुंगा नामक स्थान पर राजपूतों ने मराठों को हराया पहली बार। राजपूतों ने मराठाओं को परास्त किया, परास्त किया। कब किया? डेट याद रखनी है आपको, डेट याद रखनी है 1787। डेट कौन सी याद रखनी है? 1787। और उसके बाद में आपको याद रखना है 1791 में मराठा जो है वो कमजोर होने लगे। मराठा कमजोर होने लगे। क्यों होने लगे? अगर आपने 8th क्लास की हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, शेर मैसूर टीपू सुल्तान के साथ में इधर दक्षिण भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। 1799 में आ गई थी, लेकिन उन्होंने प्रयास बहुत ही पहले करने शुरू कर दिए थे। तो दक्षिण भारत के अंदर जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और अंग्रेज और मराठा आपस में कट्टर दुश्मन थे। तो 1791 में मराठा कमजोर होने लगे और कारण लिखना चाहें तो कारण अपन लिख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में आईआईसी की एंट्री, आईआईसी का आना। मामला सेट है? तो बोलो गुरुजी एक बार मामला और सेट करा दूं? ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर मोटा मोटी अपन ने सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें देखी है। सबसे पहला देखा हुड्डा सम्मेलन। देखो हुड्डा सम्मेलन की शुरुआत किस तरीके से होती है। सबसे पहले जयसिंह यहाँ के जितने भी राजपूत राजा उन सबको इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि भाई सब पैसे दो, अपन मराठों को यहाँ से निकालते हैं। तो सबने पैसे दिए, लेकिन बेटे मराठा तो मालवा से गए ही नहीं। तो जयसिंह ने कहा भाई साहब अब पैसे से तो निकलेंगे नहीं, अब युद्ध करना पड़ेगा। तो सब लोगों ने प्लानिंग किया कि अपन एकत्रित होकर युद्ध करेंगे। तो बोले कौन कौन आएंगे? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के सब लोग आए। हुरडा नामक स्थान पर भेड़े हुए, यानी एकत्रित हुए। और उस हुरडा जो जगह है वो वर्तमान में भीलवाड़ा में है। और इस हुरडा नामक स्थान माते हैंग भेड़ा होया 17 जुलाई 1734 के अंदर। सबने भेड़े होकर के 3 शर्तें रखी कि हैंग विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता करो, और जो ही मैं बरन रही मैं बरे के बाद में आपे मराठा लड़ाई लड़ने के खातिर रामपुरा नामक स्थान में एकत्रित हो भेड़ा हो बेर का पड़े। और किसी भी राजा का जो शत्रु है उसको अपने यहाँ पे अपन शरण नहीं देंगे, क्योंकि फालतू मुड़ता तीर लेंगे मतलब है नहीं, उसके साथ में लड़ेंगे, इससे अच्छा मराठों के साथ में लड़े। लेकिन ये परिणाम जो इसका निकला हुरडा सम्मेलन का वो असफल रहा। असफल रहने के पीछे 3 कारण थे। एक तो था रियासतों के जो शासक थे उनका आपसी द्वेष की भावना थी, एक दूसरे के प्रति वो द्वेष की भावना सोचते थे। दूसरा क्रियाशील नेतृत्व नहीं था। और तीसरा अगर बात करें कि तो इनकी स्वार्थी नीतियां थी, स्वार्थ रखते थे, वो अपना स्वार्थ देखते थे, सबका भला नहीं चाहते। ये मामला हुआ। फिर 1735 के अंदर राजपूत और मुगलों ने मिलकर के मराठों के साथ में एक असफल लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें इतना कोई प्रयास नहीं रहा। उसके बाद में अक्टूबर 1735 के अंदर मराठा जो पेशवा है वो उत्तर भारत की तरफ निकलता है। वापस आते वक्त जयपुर से आया तो जयपुर के जय सिंह ने मुगलों के साथ में संधि करवाने का प्रयास किया, लेकिन संधि असफल रही। और वापस निकलते वक्त परिणाम ये निकला कि पहले तो राजस्थान के अंदर केवल और केवल मुगल जो है वही कर देते थे इनको। अब मराठा के निकलते ही राजस्थान के अंदर राजपूतों को भी इनको कर देना पड़ा, तो बहुत मोटी समस्या हो गई। फिर एक दुर्सराय की संधि है वो मुगलों के साथ में की थी मराठों ने 1738 के अंदर मालवा को लेकर के। उसमें यह हुआ कि मालवा की जो सूबेदारी है वो तो देनी पड़ी मराठों को, साथ ही साथ मुगलों ने 50 लाख रुपए भी मराठों को दिए थे। तो ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी मुगलों के लिए। फिर बात करें 1742 में मराठा जो है वो राजस्थान के मारवाड़ में प्रवेश हुए, जिसमें उन्होंने सोजत, जयपुर और जैतारण से चौथ वसूला। फिर तुंगा नामक स्थान पे राजपूतों ने मराठों को पहली बार परास्त किया, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
कब किया था? 1787 में किया था। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि 1791 के अंदर मराठा जो है वो कमजोर होने लगे। कारण यह है कि दक्षिण भारत के अंदर आईआईसी कंपनी आ गई थी, जो कि वहां पे मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान को परेशान कर रही थी। ठीक है, तो यहां तक हो गया। ये अपन ने देख लिया कि 1700 मराठा तख्ती क्षीण होने लगी, क्योंकि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और राजस्थान में घुसने का वो प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं इधर अपने चैप्टर के अंदर। हाँ, राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी हिंगले पूर्ण सफल नहीं हो पाए और 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों ने अधिकार कर लिया तथा उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। अब थोड़ी बहुत यहाँ पे जानकारी और अपन देखते हैं। क्या देखते हैं? तो चलो, अब 1791 में ये जो मराठा है ये काफी कमजोर होने लगे, लेकिन इस बीच कुछ लोग जो है वो वापस राजपूतों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो देखो, सबसे पहले इधर देखो कि 1791 में अंबाजी इंगले एक व्यक्ति है, अंबाजी इंगले, जो लगभग अपने दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन क्षेत्रों पे। अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सपोर्ट किया। महाराणा को सपोर्ट किया तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ के महाराणा के पास में चला गया। मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले को पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। अंबाजी इंगले पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर शासन करना चाहते थे, लेकिन उनको पूर्ण रूप से वो शासन सत्ता मिली नहीं। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अब 1795 में क्या हुआ? मेवाड़ पर चुंडावत जो है उन्होंने अधिकार कर लिया। 1802 के अंदर अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया और भीम सिंह रियासती घरानों में आपसी वैमनस्य के कारण इन चीजों को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। ये चीजें आगे है ना, ये अपन ने नहीं पढ़ी, सॉरी, पढ़ी 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 पढ़ी। 1803 के अंदर अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 1793 से 1817 के मध्य जोधपुर अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता, उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत के सैनिक बुलाए ऊंची धनराशि देकर के, लेकिन इसका मामला ये निकला कि आर्थिक संकट में गिर गया राज्य। तो समझते हैं इसको। मैं टॉपिक लिख लेता हूं। 1791 के बाद की घटना, बाद की घटनाएं। अब 1791 के बाद की क्या क्या घटनाएं होती, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद ये रखनी है कि अंबाजी हिंगले को याद रखना है। 1791 व्यक्ति कौन है? व्यक्ति का नाम है अंबाजी, अंबाजी इंगले। अब 1791 में अंबाजी इंगले ने क्या किया? मेवाड़ महाराणा को समर्थन दिया। मेवाड़ महाराणा को समर्थन दिया, सपोर्ट किया कि मैं आप रे बेड़ो। तो मेवाड़ महाराणा को सपोर्ट किया, तो मेवाड़ महाराणा को सपोर्ट करने के बाद में भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और कौन कौन से क्षेत्र? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन कौन सा क्षेत्र? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पर अधिकार हो गया।
पर अधिकार हो गया। ध्यान रखना 1791 में अंबाजी इंग्लैंड ने मेवाड़ के महाराणा को समर्थन दिया, जिससे क्या हुआ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के ऊपर जो है वो इनके अधिकार हो गया। लेकिन ये अधिकार ज्यादा जो अंबाजी इंगले के मन में इच्छा थी उस तरीके से नहीं हुआ। और आपको मैं अंबाजी इंगले का चित्र बताऊंगा यार, ये रहा अंबाजी इंगले जो है वो ये है, श्री सरदार अंबूजी सिंकारी जी इंगले, इधर कुछ लिखा हुआ है। ये अंबाजी इंगले है जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा को सपोर्ट किया था, मेवाड़ महाराणा को सपोर्ट किया था, सपोर्ट सपोर्ट किया था, सपोर्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 1795 की एक डेट याद रखनी है। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, मेवाड़ पर चुंडावत आ गए, मेवाड़ पर चुंडावत आ गए, चुंडावतों का अधिकार। मेवाड़ पर क्या हुआ, चुंडावतों का अधिकार हो गया। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 1802 के अंदर एक डेट याद रखनी है। 1802 में पिंडारी, अमीन खां पिंडारी, ये शायद इधर पूर्वी राजस्थान के निवासी हैं मेरे हिसाब से, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, जितनी अपने इस सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1802 के अंदर बात करें तो अमीर खां पिंडारी था एक, अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी था। इस पिंडारी ने क्या किया, नाथ द्वारा के ऊपर अधिकार कर लिया, नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। ये तो हालत हुई थी मेवाड़ की तरफ, मेवाड़ के ऊपर 3 डेट याद रखनी, एक 1791 के बाद, भाई 1791 में अंबाजी इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र मिला लिया था मेवाड़ के अंदर। लेकिन 1795 के अंदर मेवाड़ पर चुंडावतों ने आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। 1802 के अंदर अमीर खां पिंडारी आया, उसने नाथ द्वारा छीन लिया। अब उसके बाद में याद रखनी 1803, 1803 में जयपुर रियासत ने क्या किया, अंग्रेजों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जयपुर रियासत ने, जयपुर रियासत ने, अब देखो मराठों को तो बूंदी ने बुलाया था, अब जयपुर रियासत क्या कर रही है, अंग्रेजों को एंट्री करवाने की कोशिश कर रही है। 1803 में जयपुर रियासत ने आईआईसी से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, प्राप्त करने का प्रयास किया, ठीक है, सहायता करने का प्रयास किया। और इस बीच जोधपुर भी जो था वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जोधपुर जो था वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। और जोधपुर के अंदर 1793 से लेकर अगर बात करें 1813 तक जो स्थिति थी वो ये थी कि बहुत ही संकीर्ण स्थिति हो गई, और राजा आपसी द्वेष और आपसी लड़ाई के लिए उन्होंने भाड़े के टट्टू बुलाए, भाड़े के ऊपर सैनिक बुलाए और उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। और परिणाम ये निकला कि जो ये रियासत थी, कौन सी रियासत, जोधपुर रियासत जो है वो आर्थिक संकट में चली गई। जोधपुर रियासत, रियासत आर्थिक संकट से जूझ रही थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी। मेन प्रॉब्लम ये हुई कि उनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राजस्थान में मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब राजस्थान वालों को पता चल गया कि इनसे निपटने के लिए, यानी मराठों से निपटने के लिए अपन क्या करेंगे, अंग्रेजों से मित्रता करेंगे। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह, इस टाइम जो जयपुर का राजा है वो पृथ्वी सिंह है। सर्वप्रथम पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा, यानी आपका एक प्रतिनिधि था, उनको गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्रिक इच्छा प्रकट करने की कोशिश की। जोधपुर राजे ने भी ऐसा प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं रहा। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर भी राजपूत राज्यों से, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भी राजपूत राज्यों से मित्रता करने के लिए इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने
राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर लसावड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 1803 की इस संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा, अतः राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। 1811 में सेंटन के स्थान पर सॉल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना और उसके गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों को विध्वंसकारियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। यानी सेंट स्थान पर एक व्यक्ति बना, सॉल्स मैटकॉफ दिल्ली का शासक बना, और जो ही वो रेजिडेंट बना और उसने एक सुझाव दिया कि भाई इन सब से निपटने के लिए एक संघ बना लिया जाए जिसका नाम होगा राजपूत संघ। इधर आ जाओ। तो इस पूरी चीज का मैंने हेडलाइन बिंदु जो रखा है वो रखा है कि राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किए। तो सर्वप्रथम बात करें महाराजा पृथ्वी सिंह, जो आपके 1776 में अंग्रेजों के लिए एक अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी भेजते हैं गवर्नर जनरल के पास में, और कहा कि आप हमारे से संधि करो। ऐसा जोधपुर वालों ने भी किया, लेकिन जोधपुर के साथ अंग्रेजों ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 1803 में कंपनी ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और अंग्रेज ने क्या किया, राजपूत राज्यों से संधि करने की इच्छा प्रकट की। ये चीजें थोड़ी ध्यानपूर्वक समझना, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह मैं आपको समझा रहा हूं, तो उम्मीद है कि आपके दिमाग में सेट हो रही होगी। अगर सेट हो रही है तो लाइक करें, साथ ही साथ मुझे अच्छा सा कमेंट करें कि हमारे को सर समझ में आ रही है, कौन सी टॉपिक समझ में नहीं आ रही है इस बुक के अंदर से, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वो इच्छुक हो गए। अब नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर लसावड़ी के रण क्षेत्र में सिंधियों को निर्णायक रूप से परास्त किया। यानी जो मराठों के सिंधिया जो थे, महाराजी सिंधिया, उनको हराया। तो देखो मराठों को दो बार हार स्वीकार करनी पड़ी। एक तो 1835 में वो तुंगा नामक स्थान पर, ठीक है, तुंगा नामक स्थान पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, और दूसरी जो है वो अभी इनको हार का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। 1787 में, सॉरी 1787 के अंदर तुंगा नामक स्थान पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद में ये जो है वो यहाँ पे करना पड़ रहा है 1803 के अंदर। मराठों की इस पराजय के बाद में राजपूतों के लिए मराठों की अधीनता स्वीकार करने का जो अवसर था, जो इनके पास जो अवसर था, एक स्वर्णिम अवसर था कि मराठा हमारा ऊपर से चले गए या मराठा हमारे ऊपर से हट गए। तो यहां तक इतना देखें, उसके बाद में आगे समझेंगे। ओके, अब मैं यहां पे टॉपिक डाल देता हूं राजस्थान के राजपूत व अंग्रेजों के संबंध, अंग्रेजों से संबंध। सबसे पहले संबंध बनाने की कोशिश कौन करता है? जयपुर का राजा करता है। जयपुर का राजा कौन है? जयपुर के राजा का नाम है आपके महाराज पृथ्वी सिंह। पृथ्वी, भूमि सिंह कह सकता हूं, धरती सिंह। तो आपका ये जो धरती सिंह है, ये प्रयास करता है सबसे पहले 1776 के अंदर। इसने अपना एक प्रतिनिधि भेजा, प्रतिनिधि भेजा किसके पास? अंग्रेजों के पास। क्यों भेजा? मित्रता करने के लिए, मित्रता की, कि भाई साहब फ्रेंडशिप करते हैं। तो शुरू शुरू में अंग्रेजों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अब इधर जोधपुर वाले ने भी देखा कि भाई साहब ये जयपुर वाला चला गया तो अपन पीछे क्यों रहे। जोधपुर वाले भी अंग्रेजों के पास गए, लेकिन अंग्रेज ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर अंग्रेजों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया 1803 में। 1803 में
अंग्रेजों ने मित्रता करने का प्रयास किया, मित्रता करने की इच्छा जताई। मित्रता करने की इच्छा जताई 1803 के अंदर। 1803 के अंदर भाई कहा कि हम आपसे मित्रता करेंगे। तो बोले तो के कैसे करेंगे मित्रता? तो बोले मित्रता तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मित्रता में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब 1803 में हुआ ये एक शासक बनता है। 1803 के अंदर क्या होता है? 1803 के अंदर एक शासक बनता है कंपनी का, जिसका नाम है लॉर्ड लेक। तो मैं लिखता हूं नवंबर 1803, नवंबर 1803। अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है लॉर्ड लेक। अब इस अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक को आपको ध्यान में रखना है। इस लॉर्ड लेक ने क्या किया? इस लॉर्ड लेक ने अंग्रेजों के साथ और राजपूतों के साथ मिलकर के लासावाड़ी, मैं यहां पे लिखता हूं लासावाड़ी, लासावाड़ी के रण क्षेत्र में, लासावाड़ी के रण क्षेत्र में, रण क्षेत्र में मराठों को हराया। मराठों को हराया। कब हराया? नवंबर 1803 के अंदर अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने लसावड़ी के रण क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों को हराया। और ये लसावड़ी जो है वो उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी, राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा। और बात करें जिले की तो अलवर की, अलवर के अंदर स्थित है लसावड़ी। चीजें वापस समझो, मैं आपको ये मैं वापस समझाता हूं आपको कि भाई साहब राजपूतों ने क्या किया, इन मराठों से निपटने के लिए अंग्रेजों से संधि भिड़ाई। अब इसलिए भिड़ाई क्योंकि अंग्रेज और मराठा आपस में दुश्मन है, मराठों से निपटने के लिए दुश्मन है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जयपुर राजा, जो जयपुर रियासत है उसका राजा पृथ्वी सिंह है, उसने 1776 के अंदर प्रस्ताव भेजा अंग्रेजों के पास कि हमसे मित्रता करो। जोधपुर वालों ने भेजा लेकिन असफल रहा। फिर 1803 के अंदर अंग्रेजों ने खुद ने इन लोगों से मित्रता करने का प्रयास किया, इच्छा जताई। तो नवंबर 1803 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है लॉर्ड लेक, इसके समर्थन के साथ में राजपूतों की सेना मिलकर के लसावड़ी के रण क्षेत्र के अंदर मराठों के जो शासक है, मराठों के जो सिंधिया है, उनको हराया। तो ये यहां के राजपूतों के लिए स्वर्णिम अवसर था, राजपूतों के लिए स्वर्णिम अवसर। ये जो था, ये राजस्थान के जो राजपूत थे, राजस्थान के राजपूतों का स्वर्ण दिन था, स्वर्ण अवसर। स्वर्ण अवसर यह था क्योंकि भाई साहब जो मराठा है वो अपने ऊपर से गायब हो गए। यहां तक इतनी चीज देखी थी। आगे देखें। 1803 की संधि में शर्तें तय की गई कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। राज्य से विवाद भी कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 1811 में सेंटन के स्थान पर सॉल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना और उसके गवर्नर जनरल बनते ही मिंटो को सुझाव दिया गया कि मराठों और अमीर खां पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बनाना चाहिए। चलो इन चीजों को भी समझ लेते हैं। अब वापस वही 1803 की अंग्रेजों
अंग्रेजों के साथ संधि की शर्तें। शर्तें देखनी शुरू करें तो शर्त नंबर एक ये थी कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। दोनों क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार, एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। दोनों दोस्त दोस्त भाईला, बढ़िया शानदार वाला भाईला। और कंपनी क्या करेगी? इनसे टैक्स नहीं लेगी, खिराज नहीं लेगी। खिराज एक प्रकार का टैक्स है, खिराज नहीं लेंगे। कंपनी ने कहा कि हम आपसे खिराज नहीं लेंगे। तीसरा ये कहा कि आपके मामलों में हम हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं। कंपनी क्या कह रही है कि हम आपके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम आपस में माथा बांटो, लड़ी जो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि भाई हम आपके आंतरिक मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें। दूसरी, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर। कंपनी ने कहा कि आपके राज्य में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा, हमारे ऊपर से पहले जाना पड़ेगा। तो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की। अब ये सीधा उन संधि करे तो आपस पढ़ा पढ़ियान, तो जिम्मेदारी अंग्रेजों की। उसके बाद में ये कहा कि कोई भी विवाद होगा कंपनी सुलझाएगी। विवाद का निपटारा आईआईसी करेगी। विवाद कोई भी होगा उसका निपटारा आपके आईआईसी करेगी। तो इस तरीके से आपका भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर ने क्या किया? संधि पर हस्ताक्षर टेका। संधि पर क्या किया? हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर के संधि के ऊपर हस्ताक्षर चेप दी। अब बात आती है 1811 के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेटकॉफ। एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम है सेंटन, ठीक है ना, सेटन के स्थान पर आपका रेजिडेंट कौन बनता है? मेटकॉफ बनता है। मेटकॉफ जो है वो आपके दिल्ली में रेजिडेंट बना। यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधि होता था उसको रेजिडेंट कहते हैं। तो रेजिडेंट बना। इसने रेजिडेंट बनते ही उसने गवर्नर जनरल मिंटो को सुझाव दिया। अब वो रेजिडेंट बना तो इसने गवर्नर को जनरल यानी जी कौन है? गवर्नर जनरल मिंटो को कहा कि सुन मिंटो, एक अपने को संघ बनाना पड़ेगा। क्या संघ बनाना पड़ेगा? और उस संघ का नाम है राजपूत संघ। राजपूत राज्यों का संघ क्या है? अपने को एक राजपूत राज्यों का संघ बनाना है। और ये राजपूत राज्यों का जो संघ होगा वो क्या करेगा? मराठों, अमीर खां और पिंडारियों के साथ में विध्वंसकारी गतिविधियों को समाप्त करेगा। ये किसके खिलाफ था? तो जो खिलाफ था ये था आपके पिंडारी। पिंडारी के बाद में अगर बात करें मतलब पिंडारी, मराठों और विध्वंसकारी गतिविधियां जो कर रहे हैं मराठा पिंडारियों और अमीर खां के साथ। अमीन खां जो था ना, अमीन खां पिंडारी, अमीर था या अमीन खां पिंडारी था? अमीर खां पिंडारी। इस अमीर खां पिंडारी को निपटाने के लिए एक संघ बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से यह था। तो मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं आज की पूरी रामायण। हुड्डा सम्मेलन आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है हुड्डा सम्मेलन के अंदर।
फिर राजपूतों ने मुगलों को परास्त करने का 1735 में असफल प्रयास किया था। फिर अक्टूबर में पेशवा उत्तर भारत की यात्रा पे जयपुर से होते हुए आया। जयपुर के जयसिंह ने संधि करवाने का मामला सेट बढ़ाया, लेकिन सेटिंग बिटी नहीं। फिर दुरसाई की संधि हुई थी, अपमानजनक 50 लाख रुपए और मालवा मिल गया था इनको। फिर 1742 में मेवाड़ में प्रवेश खोज सोजत रायपुर जैतरण सौत ये हुआ था। फिर तुंगा नमक स्थानों पर 1787 में इनको लोगों को मराठों को हराया था राजपूतों ने। फिर 1791 में मराठा धीरे धीरे कमजोर होने लगे। 1791 के बाद की घटना इस तरीके से थी कि 91 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ में महाराणा को समर्थन दिया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारी चीज़ें मेवाड़ चुंडावतों का अधिकार हो गया था। फिर 1802 में अमीर खां पिंडारी और नाथ द्वारा वाला मैटर जो था, ठीक है। 1803 में जयपुर रियासत से IIC की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया, ठीक है। फिर 1793 से 1817 तक जोधपुर जो है वो आर्थिक रियासत की जूझ रहा था। फिर राजस्थान के राजपूत और अंग्रेजों के बीच में संबंध थे इस तरीके से, ठीक है। लसावड़ी में मराठों को हार का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।